जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही शानदार क्लास चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 यदि आप नहीं देखे हो तो जाकर आप देख लें, क्योंकि सारे वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है, बायो-सेवर्ट के नियम को समझाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। वीवीआई यानी कि इसको कह सकते हैं वीआईपी क्वेश्चन, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है। वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। चलिए बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहेंगे? तो बायो-सेवर्ट का नियम को समझने आपको समझाते हैं और आप कॉपी निकालिए और लिखिए। ठीक है, चलिए बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहेंगे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो-सेवर्ट 1820 ईस्वी में भिन्न भिन्न आकृति के चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया, प्रयोग के आधार पर बताया कि। कहने का मतलब यह है कि एक बायो-सेवर्ट जो थे एक वैज्ञानिक थे, बायो-सेवर्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1820 ईस्वी में भिन्न भिन्न आकृति के चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया था कि ये तरह तरह के चुंबकीय क्षेत्र पर जो है अध्ययन किया था और उन्होंने अध्ययन के माध्यम से बताया है। कब? तो याद रखिएगा, पहला नंबर आंसर लिखिएगा। एक बायो-सेवर्ट क्या था? तो बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक था। बायो-सेवर्ट कौन था? तो बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1820 ईस्वी में भिन्न भिन्न आकृति के चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था, है ना, अध्ययन किया था और अध्ययन के माध्यम से उन्होंने बताया कुछ बातें बताया। उन्होंने क्या क्या बताया, उन्हीं चीजों को यहाँ पे लिखना है। चलिए पहला नंबर, ये तो आपको हम बता दिए थे, इसको आपको लिखना चाहते हैं हम लिख लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ से अब स्टार्ट होगा कि एक बायो-सेवर्ट नामक एक वैज्ञानिक था। याद रखिएगा, एक बायो-सेवर्ट नामक एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1820 ईस्वी में भिन्न भिन्न आकृति के चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और अध्ययन के माध्यम से उन्होंने बताया। क्या क्या बताया? तो याद रखिएगा, पहला उन्होंने क्या बताया? तो पहला बताइए चालक में प्रवाहित धारा, याद रखिएगा, या चालक में प्रवाहित धारा आई या चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि कहने का मतलब है कि डीबी समानुपाती आई लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला ये क्या हो गया? पहला, इसको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा लिखिए। दूसरा आपका क्या कहा था? चालक के अल्पांश की लंबाई, चालक के अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों लिख लीजिए, चालक की अल्पांश की लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए उसके बाद यानी कि डीवी समानुपाती डीएल, ये आपको हो गया सेकेंड समीकरण, ये हो गया सेकेंड समीकरण, आपको दिख रहा है।
उसके बाद तीसरा होगा DL तथा बिंदु P, DL तथा बिंदु P, DL तथा बिंदु P, DL तथा बिंदु P, DL तथा बिंदु P के मध्य कोण, DL तथा बिंदु P के मध्य कोण, मध्य कोण आपको अगर नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिए, हम जो बोल रहे हैं DL तथा बिंदु P के मध्य कोण थीटा, मध्य कोण थीटा के ज्या मतलब क्या था, साइन, ज्या मतलब साइन के अनुकर्मानुपाती होता है, साइन के अनुकर्मानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि DB समानुपाती साइन थीटा, DB समानुपाती साइन थीटा। चलिए, इतना नहीं लिखे तो इतना पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, ये समीकरण आपका थर्ड हो गया, ठीक, ये समीकरण थर्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद इससे आगे आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चौथा नंबर, उसके बाद चौथा लिखिएगा, उसी में चौथा, बिंदु P तथा अल्पांश, बिंदु P तथा अल्पांश के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखे हैं, बिंदु P तथा अल्पांश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि DB समानुपाती 1/r²। ये आपका समीकरण फोर्थ हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होगा, अब इसको आपको क्या करना है, तो सभी को क्या करना है, जोड़ दीजिए। कहने का मतलब यह है कि लिखिए DB, जो आप समीकरण लिखे, देखिए समीकरण क्या लिखे हैं, DB समानुपाती I DL साइन थीटा, सबको गुना कर दीजिए, साइन थीटा बटे r², ये नीचे वाला नीचे रह जाएगा और सब क्या करेंगे, ऊपर से गुना कर देंगे, ठीक है। आप लिख लीजिए सबको और सबको गुना कर दीजिए कि आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका, यही आपका क्या होगा, यही आपका बायो-सेवर्ट का नियम होगा, ठीक है। चलिए, आपको हम फिगर बनाने के लिए आपको बता देते हैं, ठीक है। आपसे जब पूछे तो इतना कर दीजिएगा, जो हम लिखने के लिए कहे थे कि बायो-सेवर्ट एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1820 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि प्रत्येक भिन्न आकृति के चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया था। कौन क्या अध्ययन किया था, तो पहला लिख दीजिएगा, दूसरा लिख दीजिएगा, तीसरा चौथा लिख दीजिएगा। उसके बाद समीकरण इस प्रकार से, समीकरण जो है इस प्रकार फॉर्मूला बना दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो है देखेंगे, इसका क्या देखेंगे, तो इसका फिगर देखेंगे। चलिए फिगर इसको बताते हैं। इसका फिगर जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए, बायो-सेवर्ट का फिगर बनाएंगे, इस प्रकार से बनाइए, इस प्रकार से फिगर बनाइए, ठीक है। चलिए, मैंने अपना कॉपी बनाइए। ये आपका हो जाएगा, यहां से यहां तक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये आपका DL हो जाएगा, DL हो जाएगा, ठीक है। ये आपका
थीटा, जो अभी बताया था थीटा, थीटा कोण जो बनाता है थीटा, ये आपका लंबाई हो जाएगा आर लंबाई हो जाएगा, ये आपका बिंदु P, ये आपका बिंदु P हो जाएगा, ये आपका dB हो जाएगा, dB हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सदिश राशि, सदिश की जो है राशि का चिन्ह बना दीजिएगा, और यहाँ से धारा जाएगा, क्या जाएगा धारा I क्या है धारा, I आपका क्या है तो धारा है, ठीक है। तो लिखिएगा dB चुंबकीय क्षेत्र है, dB क्या है तो dB यहाँ लिख दीजिए, dB क्या है तो dB आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। कभी कभी ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो dB क्या, dB जो है ये dB आपका क्या है, dB चुंबकीय क्षेत्र है, dB क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। धारा क्या है, धारा जो है इसका dl चुंबकीय क्षेत्र है, धारा अवयव IDL है के कारण, यानी कि I क्या है, I आपका धारा है, I क्या है तो आपका धारा है, I क्या है तो आपका धारा, IDL I क्या है तो आपका धारा है। DL आपका क्या अवयव की लंबाई, ये DL क्या है तो आपकी अवयव की लंबाई, I क्या है ये जो I आपका पार हो जाए, यहाँ पे I जो जा रहा है, ये I क्या धारा, IDL क्या है तो DL आपका क्या है तो अवयव की लंबाई, DL क्या है तो अवयव की लंबाई, अवयव की लंबाई, DL क्या है तो अवयव की लंबाई। उसके बाद आपका क्या दिया है, उसके बाद आपका DL हो गया, और R क्या है, R आपका है अवयव और बिंदु के बीच की दूरी, R क्या है तो अवयव, R लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है। R क्या है तो R है अवयव और बिंदु की लंबाई, अवयव और बिंदु की लंबाई, अवयव और बिंदु की लंबाई, ठीक है। चलिए थीटा लिख लीजिएगा, थीटा आपका क्या है, थीटा लिखिएगा बिंदु और अवयव को मिलाने वाली रेखा तथा धारा अवयव के दिशा के बीच का कोण, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए इतना आप लिख लिए, मिटाते हैं इसको। उसके बाद कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग खटकता है और आपसे पूछ लेता है कि बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप बताएं, सदिश स्वरूप। तो सदिश स्वरूप क्या लिखेगा तो बायो-सेवर्ट का सदिश स्वरूप, दूसरा क्वेश्चन है। बायो-सेवर्ट का सदिश स्वरूप लिखे, बायो-सेवर्ट का सदिश स्वरूप लिखे, क्या लिखिएगा बायो-सेवर्ट का सदिश स्वरूप लिखिएगा dB, लिखिए dB समान, dB इस पर चिन्ह दिखेंगे कि सदिश स्वरूप पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, इस तीर का मतलब क्या था सदिश होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा सदिश। उसके बाद म्यू नोड IDL गुने R बटे सब पर इस पर बटे होगा, और बटे R क्यूब, और DL पर क्या कीजिए सदिश स्वरूप दीजिए, R पर भी सदिश स्वरूप दीजिए, ठीक है। यही आपका हो गया बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप, लिख लीजिए कहीं पे। चलिए लिखिए कहीं पे, बायो-सेवर्ट के नियम का यही सदिश स्वरूप है, ठीक है। चलिए आसानी पूरा विश्वास है कि आपको बेहतरीन तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो भी ठीक है। चलिए उसके बाद आपका क्या क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन है आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता, सॉरी आपका दूसरा क्वेश्चन आपका है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं तथा SI मात्रक लिखे। क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक लिखे। चलिए बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ध्यानपूर्वक समझिएगा। चलिए चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, देखिए मान लीजिए कि इतना बड़ा जो है, जिस प्रकार आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बताए थे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। लिख लीजिएगा
कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहेंगे, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हो, जहां तक मान लीजिए कि इस बिंदु, मान लीजिए इस घेरा तक ही क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र है। मान लीजिए कि इस घेरा तक क्या है, इस घेरा के बीच तक ही क्या है तो चुंबकीय क्षेत्र है, और इस घेरा के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, समझाने का मतलब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। जैसे कहने का मतलब यह है कि जहां तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हो, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव हो उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा। तो लिखना है तो लिख लीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए आपको हम मात्रक बता देते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। चलिए मात्रक इसका होता है आपका न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ये आपका पहला हो गया, पहला आपका जो है मात्रक हो गया। सेकंड मात्रक होता है वेबर। सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका तो वेबर। सेकंड क्या होता है, तो सेकंड आपका होता है वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्या बताए थे, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, दूसरा क्या बताए वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, यह सदिश राशि होता है। यह कैसी राशि होती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह सदिश राशि होता है। लिख लीजिएगा, सदिश राशि होता है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होता है। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं, बड़ी B से प्रदर्शित करते हैं। चलिए समझ आ गया होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं। तो लिखिएगा किसी माध्यम में चुंबकशीलता, लिखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता उसे कहते हैं, लिखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता उसे कहते हैं किसी माध्यम में चुंबकशीलता, किसी माध्यम में चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता उसे कहते हैं किसी माध्यम में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकशीलता तथा निर्वात में चुंबकीयशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकीयशीलता कहते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में आपको बताए थे कि आपेक्षिक विद्युतशीलता, और वही यहाँ पे आपको बता रहे हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। ठीक है, सिर्फ विद्युतशीलता के जगह पर चुंबकशीलता लगा दीजिए, वही आपका जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न लिख लीजिए, ऐसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे लिख लीजिए, इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। लिखना है, लिख लीजिए। ठीक है, इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखेगा म्यू आर बराबर होता है म्यू बटे म्यू नॉट, यानी कि किसी माध्यम विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा। ठीक है, अगर आया है समझ में तो ठीक है, और नहीं आया है तो भी ठीक है।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को समझाएं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम को समझाएं। निकाले मतलब यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को आपको समझाना है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन तरह से इन नियमों को हम समझेंगे। ठीक है, देखिए कहने मतलब यह है कि अगर अगर देखिए फिगर हमसे बन पाए तो ठीक है ना, लेकिन हमारे फिगर जो बनाएंगे उसका मजाक नहीं उड़ाइएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिगर यहाँ पे, नहीं नीचे बनाते हैं, नहीं तो हम अपने ही अंगुली आपको जो है सिखा देंगे। चलिए लगता है बन गया है क्या? एगो दूगो तीनगो 1 2 3 4 5, चलो 5 हो गया। कोई मजाक उड़ा नहीं ना उड़ाया जी, चलो भैया कोई मजाक नहीं उड़ाना। चलिए आपको हम अब समझाते हैं। ठीक है, चलिए फिगर बन गया और आपको भी फिगर बनता हुआ दिख रहा होगा। चलिए अब हम बताते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उसे कहते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किसे कहेंगे? तो उसे कहते हैं। किसे कहते हैं? अरे भाई बताओ ना, किसे कहते हैं? उसे कहते हैं। उसे कहते हैं, अरे उसे नहीं, किसे कहते हैं, समझो। अब समझाते हैं। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? ये अंगूठा जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको अंगूठा दिख रहा है, ये जो आपको अंगूठा दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको अंगूठा दिख रहा है, ये आपको क्या करेगा? तो ये बल की दिशा बताता है। ये क्या बताता है? ये बल की दिशा बताता है। ये अंगूठा क्या करता है? ये अंगूठा जो है ये बल की दिशा बताता है। और ये जो अंगुली आपका है, ये जो आपका अंगुली है, ये जो अंगुली है इसको तर्जनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्जनी कहते हैं। तर्जनी जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और ये जो अंगुली आपका है, ये जो अंगुली आपका है, ये जो अंगुली मध्यमा, इसे क्या कहते हैं? मध्यमा। ठीक है, ये आपका क्या है? तो मध्यमा। मध्यमा, ठीक है, ये आपका क्या है? तो मध्यमा। मध्यमा क्या करता है? तो मध्यमा जो होता है वो बल की, मध्यमा जो होता है वो धारा की दिशा बताता है। मध्यमा क्या करता है? तो विद्युत धारा की दिशा बताता है। विद्युत धारा की दिशा बताता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाते हैं। देखिए क्या होता है। पहला नंबर याद रखिएगा कि अपने दाहिनी हाथ की तर्जनी, मध्यमा अंगुली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि इन तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी जो होता है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करता है। मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, सारे प्रश्न भी दिया है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, है ना। फिगर आपको हम यहाँ पे बनाया है, लेकिन फिगर के माध्यम से भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब हम समझाते हैं अपना उंगली के माध्यम से। मान लिया जाए कि ये आपका निकालिए, 3 अंगुली आप निकालिए, ठीक है। अपने बाएं जिस हाथ से आप लिख रहे हैं उसका 3 अंगुली निकाल लीजिए। अरे किसी का निकाल लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका अंगूठा है, ये जो आपको अंगूठा दिख रहा है, ये अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को बताता है। ये अंगूठा क्या करता है? तो ये अंगूठा बल की दिशा बताता है। और ये जो तर्जनी है, ये क्या, ये जो अंगुली आपका दिख रहा है, ये जो आपका ये अंगुली जो दिख रहा है, ये अंगुली अंगूठा के बाद वाला जो अंगुली है, ये अंगुली जो क्या बताता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। इसको क्या कहते हैं? इस अंगुली को क्या कहते हैं? अंगूठा के बाद वाला अंगुली को कहते हैं तर्जनी। अंगूठा के बाद वाला अंगुली को कहते हैं तर्जनी, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और अंगूठा क्या करता है? अंगूठा बल की दिशा बताता है,
ठीक है, धारा के बल की दिशा बताता है। ये तर्जनी क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और ये जो होता है, ये बीच वाला जो अंगुली आपका है, ये जो आपका बीच वाला अंगुली आपको दिख रहा है, ये क्या करता है, विद्युत धारा की दिशा को बताता है। उसी को फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बाएं हस्त का नियम किसे कहते हैं, तो तर्जनी के आपसे पूछेगा कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम को समझाए, तो आप समझा दीजिएगा, फिगर बना दीजिएगा। ठीक है, फिगर बना दीजिएगा और बोलिएगा कि अंगूठा जो होता है वह क्या करता है, बल की दिशा बताता है। तर्जनी क्या करता है, तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। और ये क्या करता है, ये बीच वाला अंगुली क्या करता है, तो विद्युत धारा की दिशा बताता है। चलिए, आशा में पूरा विश्वास है कि अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो आपको डुप्लीकेट अंगुली बताते हैं यार, हम अपना अंगुली आपको समझाने के लिए अपना अंगुली लगा दिए हैं। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया है, चलो आ गया ना, चलो ठीक है। चलिए, उसके बाद आपका लास्ट आपका है लोरेंज बल। लास्ट आपका क्या है, लोरेंज बल। चलिए, लोरेंज बल को भी आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, लोरेंज बल को भी हम समझा देते हैं। ठीक है, लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं, लिखिएगा, लिखना तो लिख लीजिए, लिखा दे। चलिए समझा देते हैं हमको। ठीक है, लोरेंज बल के बारे में आपको समझा देते हैं। लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं जब कोई आवेशित कण, लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं, लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं, वैसे बल को लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे लोरेंज बल कहते हैं। आगे समझ में आया है, समझ की नहीं आया है ना। तो चलिए मैं आपको फिर समझाता हूं। लोरेंज बल किसे कहेंगे, तो लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं कोई आवेशित कण, लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं जब कोई आवेशित कण, देखिए लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं जब कोई आवेशित कण, देखिए आवेशित कण है, जब कोई आवेशित कण, लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं, ये क्या, तो आवेशित कण है, आवेशित कण। लोरेंज बल वैसे बल को कहते हैं जब कोई आवेशित कण, ये क्या है, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या होता है, तो इस आवेशित कण पर क्या होता है, तो एक बल कार्य करता है। इस आवेशित कण पर क्या करता है, तो एक बल कार्य करता है। उसी बल को क्या कहते हैं, तो उसी बल को कहते हैं लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझ आया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।